सबसे पहले मैं तुम्हें बैंक वाली ट्रांजैक्शंस के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि जब भी हमें चेक रिसीव होता है, एक हमें आया चेक रिसीव्ड फॉर ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। चेक रिसीव हुआ और इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इसके अलावा। तो हम सिंपली बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स अकाउंट कर देंगे 5,000। ठीक है, नहीं, सिंपली आपको अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है, आपको सिर्फ इतना बोला गया कि चेक रिसीव, तो इसकी एंट्री कर दो, काम खत्म हो गया। अब हमें जनवरी 10 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹5,000। फिर जनवरी 12 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। फिर जनवरी 20 बैंक इंटीमेटेड फॉर डिसऑनरिंग ऑफ चेक, बैंक ने ये इंटीमेट किया कि ये चेक डिसऑनर हो गया है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, मतलब मिस्टर एक्स हमारे फिर से डेटर बन गए। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी है चेक रिसीव्ड और उसके अलावा कुछ भी कहीं मेंशन नहीं है, तो हम सिंपली बैंक टू मिस्टर एक्स की एंट्री कर देंगे। बट अगर हमें इस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस दी है कि हमें चेक रिसीव हुआ, फिर हमने 2 दिन बाद डिपॉजिट कराया और फिर 8 दिन बाद बैंक ने हमें इंटीमेट किया कि भैया ये चेक डिसऑनर हो गया, तो आपको हमेशा जब भी चेक रिसीव हो रहा है, आपको चेक रिसीव होने के बाद पूरे क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ना है कि कहीं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आगे तो नहीं दी हुई। ठीक है, अब कैसे करेंगे जब चेक रिसीव्ड होगा? अब हम करेंगे चेक इन हैंड, क्योंकि अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, टू मिस्टर एक्स। अब हमने जब डिपॉजिट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड 5,000 और 5,000। ठीक है, फिर जब ये डिसऑनर हो गया तो हमने ये जो मिस्टर एक्स थे ये फिर से हमारे डेटर बन गए। अब देखो यहाँ पे मिस्टर एक्स लिखा है तो यहाँ पे मिस्टर एक्स लिखोगे, बट अगर हम अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग ही एपोस्ट्रोफी एस अकाउंट करके कर रहे हैं तो हमें हर जगह वही लिखना पड़ेगा। तो यू डिसाइड कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर पूरे क्वेश्चन में पूरे पेपर में सेम फॉर्मेट ही फॉलो करना है। या तो अकाउंट मत लगाओ कहीं भी, मिस्टर एक्स लिख दो और टू बैंक, क्योंकि हमने जो बैंक बैलेंस इंक्रीज किया था यहाँ पे वो बैंक बैलेंस फिर से डिक्रीज हो गया। अब इसमें यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें अगर ऐसा कुछ होता कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर ₹5,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹100, हमने उसको इमीडिएट पेमेंट, क्योंकि उसने हमें चेक के थ्रू की तो हमने उसे डिस्काउंट दिया, और ये बाय डिफॉल्ट कैश डिस्काउंट ही होगा कि हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो हमने डिस्काउंट दिया, हम क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड ऑन जनवरी 10 ही लगाते हैं।
चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 5000, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 100 टू मिस्टर एक्स 5100। मतलब मिस्टर एक्स से हमें 5100 लेने थे, 5000 का चेक मिला और 100 रुपीज का डिस्काउंट हमने दिया। हाँ, ये नॉमिनल है, ये नॉमिनल है। अब हमने जनवरी 12 को डिपॉजिट करा दिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड 5000 का चेक, ठीक है, ये डिपॉजिट भी हो गया। लेकिन अब जब जनवरी 20 को डिसऑनर हुआ, अब क्या करेंगे? अब वो तो डिसऑनर हो गया, तो हम डिस्काउंट भी ले लिया उसने, मतलब शाना देखो कितना है, डिस्काउंट भी ले लिया और चेक डिसऑनर भी कर दिया, तो कायदे से हम अपना डिस्काउंट वापस लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम क्यों दें डिस्काउंट? लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? डिस्काउंट तो म्यूचुअली एग्रीड नहीं होता कि डिस्काउंट होगा, लेकिन वो किस बात पे हुआ था? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए हुआ था ना, वो डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए हुआ था। अब अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट आपने की ही नहीं, उल्टा चेक डिसऑनर हो जाता तो चार्जेस और लग जाते हैं। तो अभी तो हमने चार्जेस की बात नहीं करी, चार्जेस लगते तो वो भी तो हम उससे लेते हैं, उसकी वजह से चार्जेस लगे हैं, तो मुझे डिस्काउंट किस बात का दें? उसने हमारा एक तो नुकसान करा दिया, फिर हम डिस्काउंट भी दें उसे, गलत है ना? ये तो है कि नहीं है गलत? ये सही है? तुम बता दो। अच्छा, गलत है ना? बिल्कुल गलत है। तो अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे मिस्टर एक्स भाई, आप फिर से 5100 के डेटर बन गए हमारे। हमने बैंक जो सोचा था कि हमारा बढ़ जाएगा 5000 से, वो वापस कम हो गया। जो हमने अपना एक्सपेंस को बढ़ाया था, हमने एक्सपेंस इंक्रीज किया था, वो एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हमारा वो एक्सपेंस नहीं रहा, हमने उसे डिस्काउंट वापस ले लिया, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसा होता कि जो चेक रिसीव हुआ हम डिपॉजिट नहीं करा रहे, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग द चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स एंडोर्स्ड, इसके लिए हमारी टर्म होती है एंडोर्स्ड, जब हम अपना चेक किसी और को दे देते हैं, एंडोर्स्ड टू मिस्टर वाई फॉर सेटलमेंट ऑफ ₹5500। हमें मिस्टर वाई को 5500 देने थे, मिस्टर वाई ने उसका चेक रिसीव किया 5000 का, यानी कि हमें मिस्टर वाई से 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, समझे? मेरे पास एक चेक रिसीव हुआ चेक से 5000 का, मुझे इस सारा को पेमेंट करनी थी 5500 की। सारा ने कहा मुझे 5000 का चेक दे दो, हो गया फाइनल सेटलमेंट, तो मुझे डिस्काउंट मिल गया ना 500 रुपए का। तो मैं क्या करूंगी? मिस्टर वाई डेबिट हो गए 5500 से, क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मुझे जो लायबिलिटी पे करनी थी वो डिक्रीज हो रही है। टू चेक इन हैंड, वो चेक बैंक तक पहुंचा ही नहीं है, वो चेक बैंक में गया ही नहीं, क्योंकि हुआ क्या ना, मेरे अकाउंट में तो कुछ रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं ना भाई, इसके अकाउंट से पैसा निकलेगा और इसके अकाउंट में जाएगा, मेरे अकाउंट तो बीच में आया ही नहीं ना। लेकिन क्योंकि ये दोनों मुझसे रिलेटेड है, तो मुझे अपनी बुक्स में सारा शो तो करना ही पड़ेगा, ताकि मेरे डेटर्स भी कम हो गए, मेरे लायबिलिटीज भी कम हो जाए। समझ में आई बात? पक्का आ रही है? और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500। समझ में आया? चलो, ये हो गई बैंक वाली ट्रांजैक्शंस। अब एक और वैरायटी की ट्रांजैक्शंस हैं जो मैं पहले आपको बताऊंगी, फिर ये डाउट्स हम करेंगे डिस्कस। जैसे कि हम कोई एसेट परचेज करते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं? टू
फॉर परचेजिंग असेट। हम जो भी असेट है उसे डेबिट कर देते हैं। कैश अकाउंट अगर हमने कैश के थ्रू पेमेंट की है, बैंक अकाउंट अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, और जिससे हमने ली है अगर हमने क्रेडिट पे परचेज किया है तो वेंडर्स अकाउंट। अगर हमने कैश पेमेंट की है तो कैश अकाउंट, अगर चेक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट, और अगर हमने उधार पे ली है तो हम वेंडर अकाउंट, वेंडर मतलब सेलर, ये कर देते हैं, राइट। अब बात ये आती है कि खाली एसेट परचेज नहीं होती, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जैसे कि कैरेज हो गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, ठीक है, डिसमेंटलिंग चार्जेस हो गए, डिसमेंटलिंग चार्जेस हो गए कि हमें उस एसेट को डिसमेंटल भी करना है और फिर उसकी जगह दूसरा लगाना है। ये सब इवन बिल्डिंग के केस में ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल परचेज हो गया। सेकेंड हैंड गुड्स में अगर कोई सेकेंड हैंड असेट ली है तो एक्सपेंसेस टू मेक इट यूजेबल। तो हम ये कहते हैं कि जितने भी ये सब एक्सपेंसेस हैं ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं और असेट अकाउंट में ही डेबिट होते हैं। जैसे कि अगर हमने एक मशीन की जनरल रिपेयर की तो वो रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैंने एक सेकेंड हैंड मशीन ली और सेकेंड हैंड मशीन लेके उसको रिपेयर करवाया तो मैं कहूंगी मशीन में ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं एसी का। मैंने एक नया एसी लिया 40,000 का, 2,000 उसने बोला कि भाई आपका कैरेज लग जाएगा, जो हम भेजेंगे उसका भाड़ा लगेगा। उन्होंने कहा 3,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे, ठीक है, और उन्होंने कहा ये पाइप का खर्चा ये भी 5,000 का आएगा, ये भी आपको ही करना पड़ेगा। तो अब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसी कितनी हुई तो हम क्या बोलेंगे? 50,000। हम ये थोड़ा बोलेंगे 40,000 का एसी है, ये तो सेल्स वाले बोलते हैं भाई 40,000 का एसी है बेचने के लिए, असली में तो वो हमें 50,000 का पड़ा ना, ठीक है। और इस एसी को लगाने के लिए हमें अगर कारपेंटर को बुलाना पड़ा, कुछ फ्रेम बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रीशियन को अलग से और बुलाना पड़ा, वो भी हमारे 3-4 हजार रुपए खर्च हो गए, तो वो भी तो यहीं ऐड होंगे ना, ठीक है। आईना समझ में आ रहा है? वो भी तो यहीं ऐड होंगे ना। तो ये हमारा पूरा कॉस्ट में जब हम लिखेंगे तो हम कहेंगे एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिटेड टू, अगर हमने कैश पेमेंट किया तो कैश और बैंक से पेमेंट। अब अगर हमें कुछ भी नहीं लिखा, ना कैश लिखा ना बैंक लिखा, सिर्फ इतना लिखा है परचेज एसी और ये खर्चे हुए, हमेशा जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसके लिए बैंक को चूज किया करो, क्योंकि हेवी पेमेंट्स हमेशा बैंक के थ्रू ही जनरली प्रेफरेबल होती हैं बिजनेस में। ये बात और है कि एक्चुअल बिजनेस में कैश में ही प्रेफरेंस होती है सारी ट्रांजैक्शंस की, टैक्स बचाने के लिए। लेकिन हम एक आइडियल स्टडी पढ़ते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो हम बहुत आइडियलिस्टिक पढ़ते हैं, तो हमेशा इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू मेक पेमेंट्स थ्रू चेक when there is a huge amount। हम पे तो गिवन नहीं है तो हम लोग किसको अज्यूम कर लेंगे? हाँ, फिर तुम कैश में लिखोगे तो नंबर नहीं कटने वाले तुम्हारे। बट मैं ये बता रही हूँ कि इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू राइट बैंक। जब आप प्रोफेशनल एग्जाम्स में जाते हो, जैसे सीए वाले बच्चों को तो कंपलसरी होता है कि इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन यू हैव टू राइट बैंक। उनके पास कैश की ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि सीए ही अगर कैश लिख रहा है तो मतलब वो तो क्या लिंक और कटोरे को सारे को प्रेफर दे रहा है, ये सब कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो दे आर नॉट अलाउड टू राइट कैश। तो मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि तुम सब लोग प्रोफेशनल नहीं बनने वाले हो, तो मैं तुम्हें वही चीजें समझाना चाह रही हूँ कि ऑलवेज प्रेफर बैंक, ठीक है। हाँ, अगर कभी यहाँ पे भी अब थोड़ी सी आइडियोलॉजीज में चेंज आ जाता है कि
क्या होता है, कोई कोई स्कूल टीचर से कहते हैं नहीं नहीं कैश ही लिखो, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लिख देना कैश। कोई कोई स्कूल में टीचर से कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं गिवन तो कैश ही लिखोगे, कैश नहीं लिखोगे तो हम नंबर काट लेंगे। हमें नंबर नहीं कटवाने, आप दे दो, हम कैश लिख देंगे। इसमें क्या फर्क पड़ता है? जब बिल्कुल इमटेरियल ही है तो कैश लिख देंगे। मैं तो किसी भी चीज को लिखने में नंबर नहीं काट रही हूँ, लेकिन जहां वहां कट रहे हैं तो हमें नंबर नहीं कटवाने। हमें बिल्कुल इस बारे में बहस नहीं करनी कि क्यों क्या, क्योंकि इसमें क्यों क्या कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इसकी जगह मैंने लिया होता सेकेंड हैंड एसी। सेकेंड हैंड एसी मुझे मिल गया सिर्फ 10,000 का, लेकिन उस सेकेंड हैंड एसी में 10,000 का लेने के बाद मुझे ऊपर से उसको रिपेयर भी कराना पड़ा, क्योंकि उसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, कुछ कुछ चीजें चेंज करनी, और मुझे रिपेयर कराने में और 10,000 रुपए लग गए। ठीक है, और इंस्टॉलेशन में भी लग गए, इंस्टॉलेशन एंड अदर एक्सपेंसेस मान लो, कुछ कुछ और खर्चे भी आ गए जिसमें मेरे 5,000 और लग गए। तो यानी कि मेरे इस सेकेंड हैंड एसी की कॉस्ट 25,000 होगी, मैं एंट्री 25,000 से करूंगी। लेकिन अगर मेरे न्यू एसी में अगले साल मुझे गैस भरवानी पड़ गई फिर से, तो वो मेरा एसी की कॉस्ट में ऐड नहीं हो रहा, वो तो मैंने नॉर्मल एक्सपेंस है कर दिया। हम लिख देंगे गैस, एसी गैस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है ना, मान लो मेरा ये है एरिया, इस एरिया में मैंने व्हाइट वॉश करा ली, मेरा नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस हो गया व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर इसमें मैंने टू इंक्रीज मोर प्रोडक्टिविटी, कि मुझे यहाँ से प्रोडक्शन ज्यादा हो, मुझे यहाँ से अब मेरे इनकम लेवल बढ़े, मैंने अच्छे बड़े बड़े पार्टीशन डलवा लिए, 3 क्लासरूम बनवा दिए, फिर और भी जगह आगे थी, मैंने वहां पे बच्चों की पार्किंग बनवा दी, क्योंकि मैं बड़ा इंस्टीट्यूट खोल रही हूँ अब। ये सब मैंने जब खर्चे किए तो ये नॉर्मल रिपेयर नहीं है, क्योंकि ये सारे खर्चे इनकम इंक्रीज करने के लिए हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हो रहे हैं, परमानेंट हो रहे हैं। ये सब खर्चे हम करेंगे तो हम करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ रहे हो, ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश में जाएगा। ठीक है, तो आपको ये इसके लिए आप प्रैक्टिस चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये डिफरेंशिएट करना आ जाता है। तो जो भी हम नॉर्मल एक्सपेंस कर रहे हैं रिपेयर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज बेनिफिट ऑफ इट फॉर द करंट ईयर ओनली, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये डिफरेंशिएट करना समझ में आया। देखो, एक होते हैं इंसॉल्वेंसी, पता है क्या होती है? बैंकक्रप्ट हो जाना। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके लिए एक लैंग्वेज यूज होती है। जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है इंसॉल्वेंट, तो जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी है, उस पूरी प्रॉपर्टी के लिए एक लीगल पर्सन अपॉइंट होता है, जिसे हम ऑफिशियल रिसीवर का नाम देते हैं, और वो ये डिसाइड करता है कि किस प्रॉपर्टी की जितनी भी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी लायबिलिटीज कितनी है। तो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि इसका कम है तो इसको पूरी कर दो, इसका ज्यादा है तो इसको कम कर देंगे, या इसका ज्यादा है तो इसे थोड़ा कर देते हैं, कम वाले को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। चाहे 100 रुपए की लायबिलिटी हो, चाहे 1000 की हो, चाहे लाख की हो, एक रेशो फिक्स होता है कि इतना % सबको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि 40 पैसा in a rupee as full and final dividend by official receiver। ठीक है, तो 40 पैसा इन रुपी मतलब 40%, अगर 20 पैसा इन रुपी मतलब 20%, 60 पैसा इन रुपी मतलब 60%, तो कुछ भी हो सकता है ये। तो अगर कोई डेटर था मिस्टर ए फॉर ₹10,000, ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक या कैश पे लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट 10,000 का 40%। नहीं दिखाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। बैंक डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 6,000
टू मिस्टर ए, यानी कि हमारे इतने से जो डेटर थे वो कम हो गए ना, कितने से, 10,000 से। तो हमने बैड डेब्ट्स की एंट्री ये कर दी। अब हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि ये तो बैड डेब्ट्स हो गए, मतलब हमें ये कभी नहीं मिलने वाले, अब नेवर। तो अब अगर ये कभी नहीं मिलने वाले और कुछ टाइम बाद हमें मिल गए तो हमारे लिए लॉटरी है, हमारे लिए एकदम से इनकम हो गई ना। ये तो हम ये थोड़ा कहेंगे, अब अगर हमें ये बोला गया कि 4,000 में से उसने हमें 3,000 दे दिए, तो हम ये थोड़ा कहेंगे 1,000 का नुकसान हो गया। आप तो पहले से नुकसान दिखाई चुके हो, तो मिस्टर ए का तो अकाउंट क्लोज कर दिया ना, अब मिस्टर ए से आपको कुछ नहीं लेना। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद मिस्टर ए ने कहा कि आउट ऑफ बैड डेब्ट्स 6,000, उसने 4,000 दे दिए थे, 6,000 में से उसने अभी हमें 5,000 दे दिए, तो हमारे लिए 5,000 पूरी इनकम हो गई। तो हम उसको बोलेंगे इफ लेटर ऑन बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ earlier now received ₹5,000, तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए प्रॉफिट है। हम इसके लिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, 5,000 और 5,000। ठीक है, ये हमारा नॉमिनल नेचर है, या हम कह सकते हैं इनकम है। क्लियर हुआ? अब आते हैं डाउट पे। 10th का थर्ड पार्ट, 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 500। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, 14 है ना, 13 तो पूरा ही है ना, मैं कराती हूँ। 14th का 7th पार्ट है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000, आउट ऑफ दिस ही डिपॉजिटेड 22,000 इन बैंक। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो हमने किया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 सेल्स की एंट्री कर दी और फिर डिपॉजिट कराने की एंट्री कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22। हम ये कर सकते हैं, दो बार एंट्री करेंगे, दो बार नरेशन लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश सेल्स ऑफ ₹25,000, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 22,000। सिंपल। इसके बजाय हमारे पास एक और ऑप्शन है, हमने कैश अकाउंट डेबिटेड 3,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमने साथ साथ डिपॉजिट करा दिया ना, तो हम कर सकते हैं। अगर साथ साथ डिपॉजिट नहीं होता तो नहीं कर सकते थे। टू सेल्स अकाउंट 25,000। अगर तुमने ये भी कर दी तो भी कुछ गलत नहीं है, तुम ये भी कंबाइंड एंट्री कर सकते हो। ठीक है। Then 19th, sold a machine for cash 15,000. There was a loss on sale of 11,000. ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जी नहीं, लॉस अकाउंट नहीं लिख सकते। आपका किस चीज पे लॉस है ये आपको मेंशन करना जरूरी है। टू मशीन 26,000, सिर्फ लॉस नहीं लिखोगे, आपको ये मेंशन करना एंट्री में जरूरी है
कि लॉस, क्योंकि ये आगे चल के जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो ये सारी ट्रांजेक्शन वहां ट्रांसफर होनी होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा किस चीज का लॉस है? ठीक है।